तो आज हम जिस सोर्स को खंगाल रहे हैं वो हमें लेकर चलता है विनोबा भावे की दुनिया में। एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना तो है। हाँ, सुना है, लेकिन शायद हम उन्हें सिर्फ महात्मा गांधी के एक अनुयायी के तौर पर ही जानते हैं। बिल्कुल। और हमारे इस डीप डाइव का मिशन इसी से आगे जाना है। और एक जरूरी बात, सोर्स के मुताबिक उनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। और ये जरूरी भी है क्योंकि वो सिर्फ गांधी जी के अनुयायी नहीं थे। सोर्स तो उन्हें उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बताता है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने गांधीवादी विचारों को एक ऐसे लेवल पर लागू किया जो अपने आप में क्रांतिकारी था। तो ये सिर्फ सत्य और अहिंसा की बातें नहीं थी, जमीन पर कैसे उतारा इनको। एग्जैक्टली। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के बजाय हृदय परिवर्तन पर जोर दिया और इसके लिए उनके सबसे शक्तिशाली हथियार थे ग्राम स्वराज और सर्व शिक्षा। ठीक है, तो सोर्स उन्हें गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहता है, लेकिन ये सत्य और अहिंसा जैसे बड़े आदर्शों को एक, आप कह सकते हैं, आम ग्रामीण के लिए हकीकत में कैसे बदला जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर उनका सबसे अनूठा प्रयोग सामने आता है। सोर्स में भिक्षावृत्ति शब्द का जिक्र है, पर ये वो आम भिक्षा नहीं थी। अच्छा। ये उनके भूटान आंदोलन का मूल मंत्र था। आप सोचिए, एक दुबला पतला आदमी पूरे भारत में हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है। हाँ। और वो बड़े जमींदारों से पैसे नहीं, जमीन मांग रहा है। जमीन? हाँ, वो कहते थे मुझे अपना 5वां बेटा समझो और भूमिहीनों के लिए मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ये एक नैतिक अपील थी। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो सच में एक जबरदस्त तस्वीर है। ये दान मांगने जैसा नहीं, बल्कि एक तरह से मानसिकता बदलने जैसा ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली। और ये सीधे तौर पर उनके ग्राम स्वराज के बड़े विजन से जुड़ा था। अच्छा, कैसे? देखिए, उनके लिए ग्राम स्वराज सिर्फ एक आर्थिक आत्मनिर्भरता का नारा नहीं था। ये लालच और वो क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ एक आध्यात्मिक हथियार था। सही। सोर्स से जो गहरी बात निकल कर आती है वो ये है कि भावे का मानना था कि एक आत्मनिर्भर गांव स्वाभाविक रूप से अहिंसक होगा, क्योंकि उसकी जरूरतें सीमित होंगी। हाँ, और जब जरूरतें सीमित होती हैं तो संघर्ष का मूल कारण ही खत्म हो जाता है ना? बात तो सही है। और भूदान से मिली जमीन इसी आत्मनिर्भरता का आधार बनती थी। और इसमें शिक्षा की क्या भूमिका थी? सोर्स सर्व शिक्षा का जिक्र भी करता है। क्या हम इसे आज के स्कूलों जैसा समझें? नहीं, बिल्कुल नहीं। भावे के लिए शिक्षा का मतलब था नई तालीम। नई तालीम एक ऐसी शिक्षा जो किसी प्रैक्टिकल हुनर से जुड़ी हो। जैसे बच्चे को अक्षर ज्ञान के साथ साथ बुनाई, खेती या बढ़ईगिरी जैसा कोई काम भी सीखना चाहिए। अच्छा, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। हाँ, पहले दिन से। इससे दिमागी काम और हाथ के काम के बीच का जो फर्क है वो मिट जाता। तो ये ग्राम स्वराज के लिए एक तरह से इंसान तैयार करने की प्रक्रिया थी। बिल्कुल सही। सोर्स उनके व्यक्तित्व को बहुत सरल और विनम्र बताता है, लेकिन देश भर में घूमकर अमीरों से उनकी जमीन मांगना, ये तो एक बहुत साहसी, लगभग दुस्साहसी काम लगता है। इस विनम्रता और उनके मिशन की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा को हम कैसे समझें? यही तो उनके व्यक्तित्व का विरोधाभास और ताकत थी। अच्छा। उनकी शक्ति आडंबर में नहीं, उनकी सादगी में थी। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। सही बात है। उनका जीवन ही उनका संदेश था और इसी ने उन्हें वो नैतिक अधिकार दिया कि बड़े बड़े जमींदार भी उन्हें मना नहीं कर पाते थे। और इसीलिए शायद उन्हें 1968 में भारत रत्न भी मिला। हाँ, ये सम्मान उसी जमीनी स्तर के राष्ट्र निर्माण की पहचान थी। उन्हें एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक संत के रूप में याद किया जाता है। तो संक्षेप में कहें तो विनोबा भावे सिर्फ गांधी के अनुयायी नहीं थे, वो एक ऐसे प्रवर्तक थे जिन्होंने अहिंसा को भूदान और ग्राम स्वराज जैसे आंदोलनों में बदल दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आत्मनिर्भरता और स्थानीय समाधानों पर उनके विचार आज के दौर में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। हाँ, जहां हम सस्टेनेबल कम्युनिटीज और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। एग्जैक्टली। हमारा सोर्स हमें उनके भिक्षावृत्ति के तरीके के बारे में बताता है। पैदल चलना और व्यक्तिगत अपील के जरिए दिल जीतना, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ इतनी रफ्तार से होता है, सामाजिक बदलाव के लिए इस धीमी, व्यक्तिगत और दिल बदलने वाली मुहिम की शक्ल क्या हो सकती है?